नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और अगर वीडियो लास्ट में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पर कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यकीन मानिए कि हमने अगर शुरू किया है तो पूरा इतिहास आपको फ्री में पढ़ाएंगे। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सिविल, वनडे, एसएससी, यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्त कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला है। इसका एक कोड दोस्तों हमने बनाया है, गुल खिले तुहार सालू। अब गुल मतलब हो गया गुलाम वंश, ठीक है। खिले मतलब हो गया खिलजी वंश, है ना। तुहार मतलब हो गया तुगलक वंश, सा मतलब हो गया सैयद वंश और ला मतलब हो गया लोदी वंश, ठीक है। तो ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। दूसरा है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। चौथा है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। और पाँचवा है लोदी वंश, ये अंतिम वंश है और 1414 से 1526 ईस्वी तक ये चला है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मित्र गुलाम वंश के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो है गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। और गुलाम वंश के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात, गुलाम वंश कब से कब तक चला है, तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला है। अब बात आती है कि गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। मगर कभी कभी पूछ लेता है कि गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था। कभी कभी पूछता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर बदल जाएगा। तब आंसर हो जाएगा आपका क्या, इल्तुतमिश। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। अब बात आती है कि गुलाम वंश के कोई अन्य नाम भी आपको मिलते हैं, कि गुलाम वंश को केवल गुलाम वंश के नाम से ही पुकारा जाता है। तो गुलाम वंश का अन्य नाम है ममलूक वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम है ममलूक वंश, ठीक है, ये अन्य नाम हो गया। दूसरा नाम है इसका दास वंश। दूसरा नाम क्या है इसका, दास वंश। और तीसरा नाम है इसका आरंभिक तुर्क वंश। आरंभिक तुर्क वंश, ठीक है, आरंभिक तुर्क वंश, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश के अन्य नाम भी आपको मिलते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ, गुलाम वंश के अन्य नाम भी हैं, ठीक है। अन्य नाम ममलूक वंश, दास वंश, आरंभिक तुर्क वंश। और इसमें जो सबसे उपयुक्त नाम है वो यही नाम है, आरंभिक तुर्क वंश। और ऐसा बोला है इतिहासकार हबीबुल्लाह ने, ऐसा बोला है इतिहासकार हबीबुल्लाह ने। ममलूक वंश का मतलब होता है जो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए हों। तो स्वतंत्र माता पिता से बहुत लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। जैसे रजिया जो है, उसके पिताजी इल्तुतमिश बाद में आप देखेंगे 1205 में मोहम्मद गोरी दास्ता से मुक्त कर देता है ना। दास वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुलाम दास थे, जैसे बलवंत दास था, इल्तुतमिश दास था, जो है ऐबक दास था। आरंभिक तुर्क वंश इसलिए कहा जाए क्योंकि सारे लोग दास नहीं थे। बहराम शाह दास नहीं था, रजिया दास नहीं थी, नसीरुद्दीन महमूद दास नहीं था।
तो इसी हिसाब से ये जो कहा गया इस वंश को आरंभिक तुर्क वंश, ये सबसे उपयुक्त है। बाकी नाम तो बहुत है, ममलूक वंश, दास वंश, आरंभिक तुर्क वंश, गुलाम वंश। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। हेडिंग डालिएगा दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की हम राजधानी की बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और यही वजह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर क्या बनाया था, लाहौर। कुतुबुद्दीन की एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कुतुबुद्दीन की उपाधि क्या थी। तो अगर हम बताएं, कुतुबुद्दीन ने 5 उपाधियाँ धारण की थी। पहली उपाधि है उसकी मलिक, दूसरी उपाधि है उसकी सिपाह सालार, सिपाह सालार, ये दूसरी उपाधि है। तीसरी उपाधि है इसकी लाख बख्श, ठीक है। चौथी उपाधि है इसकी पील बख्श। पील मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है। और 5वीं उपाधि है इसकी कुरान खां। 5वीं उपाधि इसकी क्या है, कुरान खां। तो यहाँ पर मलिक और सिपाह सालार जो है वह सैनिक उपाधि है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपाह सालार की उपाधि दिया था। यही सुल्तान बनने के बाद भी उसने उपाधि धारण किया। लाख बख्श मतलब होता है 1 लाख का दान करने वाला। जब वह जो है गद्दी पर बैठा तो खुश होता था, तो लाखों लाख रुपया दान कर देता था। पील मतलब होता है हाथी, वह खुश होने पर बहुत सारे लोगों को हाथियाँ दान कर देता था। कुरान खां, जैसे देखा होगा बहुत लोग रामचरितमानस को बहुत सुंदर स्वर में गाते हैं, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान को बहुत सुंदर गीत के रूप में प्रस्तुत करता था, इसीलिए इसकी उपाधि मिली कुरान खां। अब आप देखेंगे तो जो है ये जो गद्दी पर बैठा है ऐबक 1206 ईस्वी में, ऐबक आप देखेंगे जो है गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। लेकिन इसको 1206 ईस्वी में मान्यता नहीं मिली है। इसको मान्यता किसी ने, गोरी ने मान्यता नहीं दिया था, मर गया था। तो अगर आप देखेंगे इसको मान्यता किसने दिया है, तो इसको मान्यता 1208 ईस्वी में जो है गौर का शासक जो है महमूद ने दिया है। भाई मोहम्मद गोरी के मरने के बाद जो गौर का शासक बना है उसका भतीजा बना है, और उसके भतीजा का क्या नाम है, महमूद। तो 2 साल बाद 1206 में गद्दी बैठा है। इसके गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद महमूद ने 1208 ईस्वी में इसको शासक पद की मान्यता दिया है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्क्रीनशॉट लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा दोस्त आप लोग, जो है ऐबक की समस्याएं। ऐबक के वैवाहिक संबंध, ऐबक के वैवाहिक संबंध, ठीक है। देखिए, ऐबक के वैवाहिक संबंध के बारे में पढ़ने से पहले आप ये देखिएगा, जो है गोरी के कई दास थे। तो पहला दास तो ऐबक हो गया गोरी का। दूसरा दास जो था वो यल्दौज था, दूसरा शासक जो था वो यल्दौज था। और यह कहाँ का शासक बना था, गोरी के मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना था। और तीसरा दास जो था गोरी का, उसका नाम कुबाचा था, उसका नाम कुबाचा था। और ये कहाँ का शासक बना था, मुल्तान का शासक बना था।
और एक ऐबक का भी गुलाम था, और उस ऐबक का जो गुलाम नाम है उसका नाम है इल्तुतमिश, उसका नाम है इल्तुतमिश। और यह इल्तुतमिश जो है यह बदायूं का शासक था। तो गजनी में शासन कर रहा था यल्दौज, लेकिन चूँकि यह भी ऐबक का गोरी का दास है, यह भी किसका दास है? गोरी का दास है। और ऐबक भी किसका दास है? गोरी का दास है। ये भी गोरी का दास है, ये भी गोरी का दास है। और जो इल्तुतमिश है यह ऐबक का दास है, ऐबक का दास है, लेकिन यह भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो ये तीनों भी दिल्ली की दावेदारी कर सकते हैं। तो ये लोग दावेदारी ना करें, इसके लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंध अपनाया। जैसे यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया, अपना विवाह किया, यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया। अब यल्दौज जो है इसका जो है ससुर हो गया, और यल्दौज का ऐबक क्या हो गया? दामाद। अब यल्दौज चाह कर भी ऐबक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आक्रमण करेगा तो यल्दौज की पुत्री विधवा हो जाएगी। अगर ऐबक मर गया तो दिमाग लगाया। दूसरा जो मुल्तान का शासक था कुबाचा, जो मुल्तान का शासक था उसका नाम था कुबाचा। कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दिया, अपनी बहन की शादी कर दिया। अब कुबाचा का बहनोई हो गया ऐबक, कुबाचा भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इल्तुतमिश बहुत महत्वाकांक्षी था, और आप देखेंगे इल्तुतमिश को 1205 में जो है गोरी दास्ता से मुक्त कर देता है, गोरी दास्ता से मुक्त कर देता है। अब उसको डर था ऐबक को कि इल्तुतमिश भी दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा पेश कर सकता है। तो इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो भी महत्वाकांक्षी सामंत थे, सरदार थे, उनको वैवाहिक संबंधों में बांध लिया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक चीज़ पूछा जाता है ज़्यादा, वो है उसका स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान दिया है, वो सबसे पहला चीज़ उसने जो किया है, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसने किया है, वो एक मीनार बनवाया है। उस मीनार का नाम है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार का जो निर्माण उसने करवाया है वह दिल्ली में करवाया है। और याद रखिएगा, कुतुब मीनार की केवल नींव डाला है किसने? ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव डाला है, किसके नाम पर डाला है? कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये किसके स्मृति में बनाया है कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इसने कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। कुतुब मीनार को अगर बात आ जाए कि पूरा किसने करवाया है, तो कुतुब मीनार को जो है पूरा करवाया है इल्तुतमिश ने। इसको किसने पूरा करवाया है? इल्तुतमिश ने। और अगर बात आ जाए कि कुतुब मीनार को 5 मंजिला किसने बनवाया है, कुतुब मीनार को 5 मंजिला किसने बनवाया है, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगर आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि फिरोज शाह जब शासन कर रहा था तो इसके चौथे मंजिले पर जो है, कुतुब मीनार आजकल 5 मंजिला है, चौथे मंजिले पर बिजली गिर गई थी। तो चौथे मंजिले को पुनः रिपेयर करवाया और चौथे मंजिले के ऊपर एक और मंजिला बनवा दिया, 5वां मंजिला। तो कुतुब मीनार से 3 शासक जुड़े हैं। पहला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा शासक जो है इल्तुतमिश है, और तीसरा शासक जो है वह फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद उसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी। उस मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम,
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया है। और यह कहाँ बनवाया है? यह भी निर्माण उसने जो है दिल्ली में ही करवाया है। और अगर ये पूछ ले कि भारत में पहला इस्लामिक मस्जिद कौन सी है? भारत में पहला इस्लामिक मस्जिद, वो भी सबसे शुद्ध, भारत में सबसे पहला इस्लामिक मस्जिद, वो भी सबसे शुद्ध कौन है? तो आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्त, तीसरी चीज़ इसने बनवाया है ऐबक ने, और उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या? यह भी मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? यह भी जो है एक मस्जिद है। और यह अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, यह कहाँ बनवाया है? अजमेर में। और इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वह मात्र अढ़ाई दिन में हुआ है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, कहा जाता है कि पहले यह संस्कृत महाविद्यालय था। कहा जाता है जो है यह पहले संस्कृत महाविद्यालय था। क्यों? क्योंकि इसके जो दीवार हैं मस्जिद के, उस दीवार पे जो है एक नाटक का अंश मिलता है। और वो जो नाटक का अंश है, उस नाटक के अंश का नाम है हरिकेल। उस नाटक के अंश का जो नाम है वो है हरिकेल। तो चूँकि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वास्तव में पहले संस्कृत महाविद्यालय था, यही वजह है कि इसके दीवार पर किस नाटक का अंश मिलता है? तो हरिकेल नाटक का अंश मिलता है। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। इसके दरबार में जो है दो विद्वान रहते थे। एक विद्वान का नाम है हसन निजामी। एक विद्वान का नाम है जो है हसन निजामी। और हसन निजामी ने एक किताब लिखा है, और उस किताब का नाम है ताजुल मासिर। उस किताब का नाम है ताजुल मासिर। और इसके दरबार में जो है एक दूसरे विद्वान भी रहते थे। उस विद्वान का नाम है फ़ख्र ये मुदब्बिर। फ़ख्र ये मुदब्बिर, ये दूसरे विद्वान थे, फ़ख्र ये मुदब्बिर। और फ़ख्र ये मुदब्बिर का जो ग्रंथ है या जो किताब है, उस ग्रंथ का नाम है आदाब उल हर्ब। तो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो दो विद्वान रहते थे, एक का नाम है हसन निजामी और दूसरे का नाम है फ़ख्र ये मुदब्बिर। हसन निजामी की किताब का नाम है ताजुल मासिर, फ़ख्र ये मुदब्बिर की किताब का नाम है आदाब उल हर्ब। अब हम बात करेंगे कि जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो इसकी मृत्यु जो हुई है वह 1210 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। कहाँ हुई है? लाहौर में। तो अगर पूछा जाए कि ऐबक का मकबरा कहाँ है, ऐबक का मकबरा कहाँ है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। ऐबक की मृत्यु कब हुई है? 1210 ईस्वी में। कैसे हुई है ऐबक की मृत्यु? तो आंसर हो जाएगा चौगान खेलते समय। चौगान, और चौगान का एक नाम और भी मिलता है पोलो। चौगान का एक नाम और मिलता है क्या? पोलो। चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई है? मृत्यु। तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे जो है इल्तुतमिश के बारे में। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।